विनय जी, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें, और निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुंधरा कल्याण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। इसी भाव के साथ मैं समस्त जनों को प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, और इस कार्यक्रम की सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर निर्मला यश मौर्य, जो हमारे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलगुरु हैं, कुलपति हैं, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वो हिंदी की एक निष्णात विदुषी हैं, और साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक सरोकार से अगर देखा जाए तो उनका एक लंबा इतिहास रहा है। समय कम है, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, वह अभिनंदनीय हैं। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, अभी जैसा कि डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर और मनोज जी बता रहे थे, सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। व्यक्तित्व की पराकाष्ठा के लिए मेरे पास कोई विशेषण नहीं है, एडजेक्टिव लेस हो जाता है जब ऐसे महनीय व्यक्तित्व के कर्तृत्व पर ध्यान दिया जाता है। आप राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास नई दिल्ली में, आप ये समझें कि यह तो एक है, ऐसे तमाम ऐसे न्यास ट्रस्ट और संस्थाएं हैं जिनके द्वारा वो आप द्वारा विभूषित हो रही हैं। बहुत अपार प्रसन्नता का विषय है कि आज आपका आशीर्वचन मिलेगा। मैं बीच में थोड़ा सा ही समय ले रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज मिश्र जी, जो अनुप्रयुक्त और मानविकी विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष हैं, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आयोजन सचिव जो अभी बोल रहे थे, बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर जी, डॉक्टर चंदन जी, सह संयोजक सुनील कुमार जी, डॉक्टर अवध बिहारी जी, मैं इन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम को मूर्त देने के लिए अपने अनुज संतोष त्रिपाठी, डॉक्टर हरिओम त्रिपाठी और प्रिय विद्यार्थी अनुपम शुक्ल जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि समय समय पर उनके तकनीकी कौशल से ही यह कार्यक्रम सुव्यवस्थित हो पाता है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आदरणीय राठौर जी, आपने 15 मिनट समय दिया है मुझे। 2-3-4 मिनट अगर ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ही सिमटा दूं हमारी बात। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ज्ञान के प्रत्येक अनुष्ठान का केंद्र जो है वह मनुष्य होता है। कहा गया है कि देयर इज नो प्योर लाइफ, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। दुनिया में ज्ञान ही एक ऐसी पवित्रता की पराकाष्ठा पर है जिससे मातृभूमि के प्रति प्रेम उदय होता है। आप जानते हैं कि अगर संपूर्ण समाज में बंधुतामय भाव अगर आपको लाना है तो उसके लिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान श्रद्धा और त्याग की उत्पत्ति का केंद्र होता है। इसलिए समाज में आज हम जब देखते हैं कि क्या समाज का मनोमालिन्य घट रहा है, क्या राष्ट्र के प्रति त्याग बढ़ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें ज्ञान के परितः ही देखना होता है। यह जाने रहिए कि अपनी शक्ति को प्रत्येक व्यक्ति अगर राष्ट्र के लिए विनियोग करने की आदत डाल ले तो सही पूछिए कि अगली पीढ़ी समुन्नत करने का सबसे अच्छा तरीका वही है, और जिसमें शिक्षा उसकी संवाहक होती है। आज के युग में आप जानते हैं, बहुत सामान्य सी बात अगर शिक्षा पर कही जाए तो सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो विमुक्ति प्रदान करती हो, मुक्ति प्रदान करती हो। किससे? अज्ञानता से, तमस से। अज्ञानता और तमस से जो मुक्ति प्रदान करती हो वही विद्या है। और विद्वान कौन है, विद्यार्थी कौन है, शिक्षक कौन है? यह क्रियावान सह पंडितः, जो उसे कर्तव्य रूप में आत्म प्रतिष्ठित करता है, प्रयोग की भाव भूमि पर उतारता है, वही पंडित है। इसलिए
जब देखिए मैं अपने इस व्याख्यान का एक पक्ष तो मैं रखूंगा कि आखिर ये नई शिक्षा नीति है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, और दूसरा पक्ष होगा इसमें क्या है, और तीसरा पक्ष क्रियान्वयन का होगा, और उसमें जो बाधाएं मेरे दृष्टि से लग रही हैं मैं आदरणीय अपने श्री अतुल भाई कुठारी जी के सम्मुख रखूंगा। हो सकता है वो बाधाएं हो ही न, या हो सकता है उनके निर्मूलन की एक नई भावभूमि मिले। इसलिए मैं थोड़ा सा शिक्षा के इस महत्व की बात, जिन उद्देश्यों के लेकर के ये नई शिक्षा नीति आई है, सज्जनों, पूरे विश्व की जब क्रांतियों का चर्चा की जाएगी, पूरे विश्व में जब जागरण की चर्चा की जाएगी, तो यह नई शिक्षा नीति, भारत की नई शिक्षा नीति 2020 निश्चित रूप से उसमें एक अपना स्थान महत्व रखेगी। मैं कहना यह चाह रहा था कि आदरणीय दीनदयाल जी कहते हैं कि एक समान मूल्य बोध के कारण सब अपने होते हैं। क्या समान मूल्य बोध पैदा करने के लिए कहीं न कहीं एक भावबोध की आवश्यकता होगी। व्यक्तित्व की पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए, मानव को दानवोचित क्रियाओं से बचाने के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए विद्या जो है विनय प्रदान करती है। कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि इतनी कमेटियां, इतनी सारी बातें विद्या के संदर्भ में बनाई गई, लेकिन आज भी आप यह समझिए कि जैसे विवेकानंद ने कहा था कि मन बुद्धि वाणी आत्मा का अगर एक परिष्करण किया जाए, सबका एक समन्वय किया जाए, तो व्यक्ति के अंदर वास्तव में रचनात्मकता विकसित होती है, और वही रचनात्मकता उस व्यक्ति के मनोबल को, उस व्यक्ति के एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि को बढ़ाती है, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वास्तव में इन अपार मूल्यों के साथ यही शिक्षा नीति हमारी सामने आई है। कारण क्या है? आप देखिए, रचनात्मकता, मनोबल और अभिरुचि तीन ही एक ऐसे पक्ष हैं जो व्यक्तित्व को सीखने के लिए विचार करते हैं, मजबूर करते हैं। मन बुद्धि वाणी आत्मा विचार यह उसके सम्यक साधन होते हैं। हमारी संस्कृति में जड़ता है। मैं जड़ता इस शब्द में कह रहा हूं कि मानव के प्रति में, भारत की संस्कृति में नहीं, और वह एक बायोलॉजिकल जड़ता होती है। जब वह बायोलॉजिकल जड़ता मनुष्यता धारण करती है, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं, अर्थात सामाजिकरण धारण करती है, तब जाकर के ज्ञान के प्रवाह से वही मानव जैसा कार्य करने लगता है, और एक समय आता है कि वह अरविंद के सुपर मानव अर्थात मानव से देवत्व की तरफ बढ़ता है। यही चेतना है, यही उच्च जीवन है जो दिव्य जीवन तक जाती है। मैं कहना यह चाह रहा था, अगर इसको मनोवैज्ञानिक पक्ष पर आप विचार करें, बस 2 मिनट में इस भाव को समेटता हूं कि पूरा व्यक्ति बनता कैसे है। लोग कहते हैं, यह प्रायः है कि नेचर कैसे बनता है, तो नेचर जो है ये बाई बर्थ बनता है। कोई व्यक्ति हो गया, उसकी प्रकृति क्या होगी, ये बाई बर्थ बनती है। अब करेक्टर दूसरी महत्वपूर्ण चीज आती है व्यक्तित्व में, जो शिक्षा के मूल आयाम है। करेक्टर कैसे बनता है? करेक्टर एक्वायर्ड किया जाता है, चरित्र को ग्रहण किया जाता है। अब तीसरा व्यक्तित्व आता है, पर्सनालिटी। सज्जनों, पर्सनालिटी न तो बाई बर्थ बनती है और न तो एक्वायर्ड होती है, बल्कि यह कल्टीवेटेड की जाती है। इसी कल्टीवेशन के लिए, इसी उत्पाद को, इसी पर्सनालिटी को जन जन के वैयक्तिक भाव भूमि के व्यक्तित्व को ऊंचा करने के लिए, मां भारती के मान सम्मान यश गाथा को पुनः प्रवाह देने के लिए नई शिक्षा नीति जो आई, वह इसी के उत्थान में है। आज यह संयोग है किसके मेरुदंड के रूप में, निर्माणक रूप में जिन्होंने कार्य किया, श्री अतुल भाई कुठारी जी हमारे साथ है। मैं कहना यह चाहता था कि अगर आपके व्यक्तित्व में लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने की प्रकृति आ गई, आपके व्यक्तित्व में ज्ञानार्जन की प्रकृति आ गई, तो निश्चित रूप से आप अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, चाहे जैसा आपका व्यक्तित्व हो, वह सामने आ जाएगा। मूलतः जो शरीर के कंपोनेंट आहार विहार निद्रा भय मैथुन हैं, यही सब अगर उसमें विद्या बुद्धि बल शील संयम और स्नेह सदाचार रूपी उसको टानिक या उसको औषधि दी जाए, तो ये सभी समन्वय के साथ कार्य करते हैं। मैं इसी बात को लेकर के जब नई शिक्षा नीति को देखता हूं तो मन में आता है कि
कि शायद इसके निर्माणकों ने ये बहुत सारी बातों को जोड़ा था। नई शिक्षा नीति के अगर मूल विषय पर हम आते हैं तो एक बात अवश्य यहाँ कहना चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति में केवल मानवता ही नहीं है, प्रकृति भी है। अब तक जो स्वी आया उसमें मानव को केंद्र भूमि करके रखा गया था और विज्ञान का संदर्भ तो केवल मानव होता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में प्रकृति भी जोड़ दी गई है। इसलिए व्यक्ति के निर्माण में चरित्रमान भारतीयता और कौशल संस्कृति की जब व्यक्ति में नहीं आएगी तब तक उसका निर्माण नहीं होगा। विद्वानों ने इसको इसीलिए जोड़ा है, उनके भाव में शायद यह था कि नई शिक्षा नीति इसीलिए बनी है। मैं कहना यह चाह रहा था कि पूर्व में क्या था। पूर्व में पहली बात तो मैं आदरणीय श्री कुठारी जी के सम्मुख अपना एक मन का विकार न कि विचार, मानव संसाधन से मैं बहुत असहमत था। मैं इसी में कार्य करता रहा प्रोफेसर बन करके, लेकिन असहमत था। मानव को संसाधन बनाना आर्थिक प्रगति के तो अनुकूल हो सकता है, लेकिन मानव को यंत्र तन दे देना यह कहां से उचित है, मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता था। बहुत दिनों के बाद अब शिक्षा मंत्रालय नाम रख करके मेरी इस वेदना का अंत आप लोगों ने किया है। मैं आप सबका बहुत ही ऋणी हूं। कारण क्या था? असंतुलित विकास जिसमें निर्मित उत्पाद हो। जब मानव को संसाधन मान लेंगे तो कोई न कोई उसके द्वारा निर्मित उत्पाद होगा। अगर उत्पाद हो गया, अगर वह प्रोडक्ट हो गया तो उसमें मानवीय संवेदना का अभाव होगा। केवल आर्थिक विकास तो होगा लेकिन सामाजिक व्यवस्था बढ़ेगी। हमारी नई शिक्षा नीति में शायद मेरे मन के इन मूल भावों को आप जैसे शिक्षाविदों ने, हमारे जो लोग सुन रहे हैं, ऐसे विद्वानों ने, आयोजकों ने, विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छी तरह समझा। इसलिए नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है प्रकृति और मानवता का संगम। 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई यह एक संगम का निर्माण करती है जिसमें प्रकृति भी है, प्रकृति जन्य समस्त वस्तुएं हैं और मानवता की पराकाष्ठा भी है। सुयोग्य मनोमहानुभावों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, रचनात्मकता, मनोबल और अभिरुचि जिसकी बात मैं कर रहा था, अगर समन्वय होगा इस तो आपका व्यक्तित्व हिट कर जाएगा। अगर इसमें समन्वय नहीं हुआ, कहीं से इसका कनेक्शन थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो हिट करने की जगह आपका व्यक्तित्व हीट करता चला जाएगा, अर्थात आपके अंदर अवगुण आ जाएंगे। अब ये नई शिक्षा नीति शायद इन सारी बातों को, कौशल तकनीक के पुरोधा की जो रणनीति भारत की रही, शायद उस बात को सोच करके बनाई गई। बहुत बड़ा उद्देश्य था कि नया नवाचार हो और नया समाज का निर्माण हो। लेकिन संस्कृति की साधना, भारत की एकनिष्ठ सामूहिकता की साधना, भारत की एका की साधना में कहीं से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सज्जनों, मैं एक ही बात कहता हूं, गांधी भी यही कहते थे कि समावेशी शिक्षा सामूहिकता और राष्ट्रवाद से परिपूर्ण हो। यही बात हमारे दीनदयाल जी भी कहते थे। अगर शिक्षा एकात्मकता का मूल कारण नहीं बन सकी, अगर शिक्षा ममता और समता को लेकर के नहीं चल सकी, तो फिर शिक्षा का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादाग्र जन्मनः स्व स्व चरित्रेण शिक्षेरेण पृथव्याम सर्वमानवा। यहाँ स्व स्व चरित्र की शिक्षा के कारण जिसकी जो रुचि हो, जिसकी जो अभिरुचि हो, और जैसा कि मैंने मूल बताया कि जिसकी रचनात्मकता जिस दिशा में हो, जिसकी रचनात्मकता जिस दिशा में होगी उस दिशा में नई शिक्षा नीति एक आधार भूमि, भाव भूमि तैयार लेकर के खड़ी है। इससे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यह तो मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिन लोगों ने, हम लोगों ने थोड़े बहुत सुझाव अवश्य दिए थे, लेकिन जिन लोगों के आधार की भूमि पर यह बात बनी उनके प्रति बहुत ही मैं कृतज्ञ हूं। अब समय को मैं दूसरा पक्ष, मेरा एक भाव दूसरे पक्ष पर मैं आता हूं। चूंकि क्रियान्वयन तक जाना है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अनुभवात्मक शिक्षा इस नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता है। पाठ्यक्रम और पाठ्येतर जो गतिविधियां संचालित होंगी उससे एक ऐसा भारत बनेगा जो भारत जमीन से जुड़ा होगा। हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो संकल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, शायद एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने की यह संकल्पना इसीलिए पूरी होगी क्योंकि समग्र बहुविषयक शिक्षा की बात हम करते हैं, जिसमें आप हमारे आदरणीय मालवीय जी
हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी यही कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार का हेल्थ होनी चाहिए। हाँ, एक बात और आप समझे रहिए कि जिस प्रकार ये भाव जग रहा है और जिस प्रकार शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अवश्य ही सिरमौर बनेगा, बन चुका है। सिरमौर बनने की बात और है। कारण क्या है कि अभियांत्रिकी, चिकित्सा, स्वतंत्रता जैसे जीवन कौशल के जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत तनाव सा आ गया है। तनाव इसलिए आ गया है कि पुरानी शिक्षा पद्धतियों में केवल आर्थिक उपार्जन ही एक भाव था, उससे इसलिए शिक्षा नीति दूरी बना रही है। हाँ, इस शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस लोकल की बात करते हैं, हमारे शिक्षा नवाचारियों ने, हमारे नवोन्मेषकों ने शिक्षा में इसका पूरा ध्यान रखा है। इक्विटी और इंक्लूजन का ध्यान रखा गया है। इसी आधार पर हम एसडीजी गोल अटेंड कर सकेंगे। हाँ, ओवरकमिंग लैंग्वेज बैरियर्स जो लर्निंग में थे उसको भी दूर करने की बात की गई है, जिसकी बात भारतीय हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति कर मूल। इसलिए निज भाषा पर भी ध्यान दिया गया है। विदेशज भाषा नहीं, देशज भाषा में जब तकनीक की पढ़ाई होती है तो वास्तव में वह वैज्ञानिक अनुसंधान और नव उन्मेष के लिए ज्यादा जरूरी होती है। एक प्रकार से पाठ्यक्रमों के तालों को तोड़ दिया गया है, इसमें स्विच लगा दिया गया है। आप 1 वर्ष 2 वर्ष में जब चाहें स्विच करें, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री लेते रहें। पहली बार इसे एक मूल्यवान संपत्ति समझा गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 34 वर्ष पहले परम सम्माननीय श्री दौलत सिंह कुठारी जी ने जो कहा था कि 6% होना चाहिए, पहली बार हमारे आदरणीय कुठारी जी साथ हैं। इन लोगों के सहयोग से 6% पहली बार शिक्षा के लिए व्यय की बात की जा रही है। कौशल केंद्रित इस शिक्षा में समय का बड़ा महत्व है। वैश्विक समुदाय के सामने रोजगार, स्वावलंबन जैसी जो चीजें हैं उसको भी जोड़ा गया है। हाँ, भाषाई विविधता का संरक्षण, कक्षा 8 तक मातृभाषा में शिक्षा देना। आप निश्चित रूप से समझिए कि भारत की जो बहुसंस्कृति है, बहुआयामी जो प्रकृति है, जो विविधता है, उस विविधता में समत्व स्थापित करने के लिए यह बहुत ही बड़ी उपादेयता इसकी होगी। इंटरनल वोकेशनल लर्निंग और शोध हेतु नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो नवाचार को बढ़ाएगा, इस शिक्षा की उपयोगिता है। मैं कहना इन सब बातों को इसलिए चाहता था कि इसी के सहारे मैं इसके क्रियान्वयन की बात करूंगा कि वास्तव में इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। मेरा एक मानना यह है कि नई शिक्षा नीति में मूल्यांकन के जो मापक, जो अंकों की न्यूमेरिकल एबिलिटी से जो बच्चों के मानसिक पीड़ा होती थी, उससे मुक्ति रख करके एक उन्मुक्त आकाश दिया गया है, जहां आप विज्ञान, तकनीकी, साहित्य और मानविकी की दिशा में समुन्नत रूप से उड़ सके। मूल्यांकन के लिए आप जानते हैं मानक निर्धारित किए गए हैं। परख और नैक जैसी स्थापना पहले से की गई है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकेनिकल इंटेलिजेंस जैसी चीजों का भी उपयोग इसमें किया गया है। मैं ये कह रहा था कि टोटल अगर हम क्रॉस इन इंपॉर्टेंट रेशियो अगर आप देखते हैं, जैसे आप जीईआर की बात करते हैं, तो इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और मैं उस पर ना जाकर के केवल इस पर आता हूं कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की जो बात की गई है, यह मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि इस आधार पर हम शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा अध्यापकों के लिए तैयार होगा। जब हमारे अध्यापकों का एक ढांचा तैयार होगा और भारत में उच्च शिक्षा आयोग जैसे आयोग की स्थापना हो जाएगी सज्जनों, तो समग्रता एक साथ आ जाएगी, समत्व एक साथ आ जाएगा। और एक्सक्लूजन की जो समस्या थी, हमारे समाज के वंचित पिछड़े तबके के लोग जो थे, उनको भी समवेत लेकर के हम चल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्रकार से क्लस्टर डेवलप होगा। टीचर एजुकेशन के लिए हमारे पास एक आधारी भाव भूमि होगी। इसलिए हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात कर सकते हैं। आप जानते हैं, शिशु अवस्था से लेकर के बालक जब किशोरावस्था में आता है तो उसके निर्माण के बीज तत्वों का निर्माण वहीं होता है। इस नई शिक्षा नीति में उसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसलिए
कक्षा 6 से ही आप देखिए उसके व्यवसायिक झुकाव को देखा जाएगा, वह किधर जानना चाहता है। गणना पढ़ने लिखने की से लेकर के तकनीक से लेकर के सारी चीजों को, और हमारे यहाँ जो कहा जाता हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप करें। 2020 तक, अभी 25 तक 2 करोड़ बच्चों को फिर इस नई शिक्षा नीति में मुख्य धारा में लाने की बात की गई है। ऑनलाइन शिक्षा, राष्ट्रविद छात्रविद पोर्टल, ये सारी चीजें जो अपना नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का है, ये सारी चीजों को जोड़ा गया है। एक बात मैं और जरूर कहना चाह रहा हूं कि नई शिक्षा नीति कोई सामान्य शिक्षा नीति केवल नहीं है। आप देखिएगा इसकी भावभूमि जिस दिन आएगी, बाल विकास बाल वाटिका जैसी सारी चीजों की जो बात की जा रही है, उच्च शिक्षा में जिन 3.5 करोड़ अतिरिक्त सीटों की जोड़ने की बात की जा रही है, अनुभवात्मक शिक्षा की बात की जा रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा सपना है, वह सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पहले शिक्षा व्यवस्था ऐसे थोड़ा सा आप देखिए, पुरानी शिक्षा में कहीं न कहीं केवल धनोपार्जन की बात थी। एक प्रश्न एकाएक मेरे जेहन में आ गया कि सुमित्रानंद पंत ने एक जगह लिखा है कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बने, लो मूर्खते जीती रहो, रक्षक तुम्हारे हैं धनी, लो मूर्खते जीती रहो, रक्षक तुम्हारे हैं धनी। यानी धनियों के हाथ में जो नई शिक्षा नीति, जो पुरानी शिक्षा नीति थी, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में थी, और जिसमें स्थिरता आ गई थी, जो स्टेगनेंट हो गई थी। अब 100 नई विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से, नई तकनीक के आने से कहीं न कहीं उनमें भी त्वरण आएगा। उसी त्वरा की जरूरत थी हमको, उसी समृद्धिकारी त्वरण की जरूरत थी जो मानव को मानव बनाने की दिशा में ले जाए। क्योंकि अगर विद्या का उद्देश्य विनम्रता, शालीनता और संस्कार नहीं हो सका, तो कभी विद्या नए नवाचार के लिए, नए समाज के लिए कभी भी कारगर नहीं हो सकती है। अब तीसरा पक्ष, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अपनी बात को समेट करके समय के अंदर तीसरा पक्ष यह है कि इसके क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बात है कि ये समग्र जो पॉलिसी है एक नीति की भावना के साथ संचालित की जाएगी, जो पवित्र उद्देश्यों के साथ संचालित की जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा अंत्योदय एंड टू द लास्ट, जन जन के भीतर वह भारत भाव भूमि का संचार करना, मनुष्यता का विकास करना और विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना। इसके प्रयोजन और क्रियान्वयन में स्टेप टू स्टेप होगा। एक बात मैं जरूर अवश्य यहां कह देना चाहता हूं कि आप एकाएक सोचते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। इसके क्रियान्वयन में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। सबसे बड़ी बात हमारे निर्माणकों ने इसमें बहुत ही सुखद पक्ष यह रखा है कि इसकी समग्रता में समस्त अवयवों को एक साथ लेकर चलने की बात है, जहां विद्यालय, अध्यापक, अभिभावक और विद्यार्थी एक साथ सभी चलेंगे। इसलिए टुकड़ों में कोई प्रयास नहीं किया गया है सज्जनों। नई शिक्षा नीति की यह बहुत बड़ी उपादेयता है और इसके क्रियान्वयन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें टुकड़े टुकड़े प्रयास नहीं है, बल्कि एक संबद्ध सामूहिकता की भाव से प्रयास है। वैसे भी एक बात जाने रहिएगा कि अगर आपको भविष्य के भारत का निर्माण करना है तो तकनीकी कौशल, ज्ञान और आर्थिक उपार्जन में आप चाहे जितना बढ़ जाएं, लेकिन सामूहिक एका और एकात्मकता और संघनिष्ठता और राष्ट्रनिष्ठता के प्रति अगर आप अपने दायित्वों से वंचित रह जाते हैं तो आप एक अच्छे नागरिक की श्रेणी में नहीं आएंगे। नई शिक्षा नीति इसी दिशा में है। चूंकि नई शिक्षा नीति में चूंकि राज्यों का शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों के साथ भी इसे समन्वय करने की बात कही गई है। संस्थागत वित्तीय संसाधन जुटाने की भी बात कही गई है। और क्रियान्वयन में पहली बार मुझे लगता है कि एक साथ 5-6 मंत्रालय भारत सरकार के एकजुट होकर के भविष्य के भारत के निर्माण के लिए एक साथ लगे हुए हैं। इससे लगता है कि शिक्षा का जो असंतुलित विकास का ढांचा पूर्ववर्ती रहा है, वह शायद सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और नई शिक्षा नीति कारगर होगी। मैं थोड़ी से प्रश्न आज जो मेरे सेमिनार के माध्यम से आदरणीय अतुल कोठारी जी और आदरणीय कुलपति जी हैं, मैं उनके सम्मुख रखना चाहता हूं। यद्यपि मेरे प्रश्न ये कोई भाव मेरे वैयक्तिक हैं,
लेकिन मैं इनको इसलिए छोड़ना चाहता हूं कि आप जैसे विद्वानों के सम्मुख अगर रहेगा तो क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, इसकी तैयारी करने के लिए मैं यह प्रश्न अध्यापकों, विद्यार्थियों और पार्टिसिपेंट के सम्मुख रखना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है कि समवर्ती सूची का विषय होने के कारण क्या कुछ राज्य इसे राष्ट्र भावना के साथ पूर्णतः लागू करने में एक साथ चलेंगे? अगर नहीं चलते हैं तो उनको समग्रता के साथ संघ निष्ठ दृष्टि से उनको लाने के लिए क्या प्रयास होगा? दूसरा मेरा है, आदरणीय बंधुओं से निवेदन है कि आज 90% शिक्षा स्ववित्त पोषी शिक्षा है। यह स्ववित्त पोषण का क्या होगा, सरकार इस दिशा में क्या सोचेगी? तीसरा मेरा प्रश्न यहां है कि संप्रति चल रहे एक तरफ इंडिया टुडे और डीपीएस जैसे स्कूल हैं जहां 15 लाख रुपए केजी की फीस है और एक तरफ प्राथमिक विद्यालय हैं, इनका समन्वय कैसे किया जाएगा? कि किस प्रकार 15 वर्ष में समस्त महाविद्यालय ऑटोनमस हो जाएंगे? और बड़ा भयंकर प्रश्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं समाज शास्त्र का आचार्य हूं और नई उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भी हूं। थोड़ा सा एक प्रश्न हमें केवल तैयारी आलोचना नहीं है, तैयारी की भावभूमि के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब 100 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आएंगे तो प्रतियोगिता का जो माहौल होगा, आप उसमें कैसे अपने को कहेंगे कि भारत मानुजात श्रेष्ठतरम, भारत का मनुष्य ही सर्वत्र श्रेष्ठतर है? कैसे अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखकर उनकी प्रतियोगिता में उनका मुकाबला करेंगे? एक प्रश्न यह भी बहुत बड़ा है। दूसरा प्रश्न, बस समय समेट कर 1 मिनट और चाहता हूं कि औपनिवेशिक अस्तित्व का जो भारत का माइंड है, जो कॉलोनिज्म जो समाया हुआ है, मुक्ति तो अवश्य पा गए, लेकिन बहुत ऐसे बिरले लोग हैं जिन्हें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आज भी उससे उबर नहीं पा रहे हैं। उनको भी इस धारा में लाना होगा। आज हमारे देश में 10 लाख शिक्षकों की कमी है, उसको पूरा करना होगा और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रयास करना होगा, तभी इसका क्रियान्वयन हो सकता है। मैं केवल अपनी बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि 24% जीडीपी घटने के कारण देश आज महामारी के कारण बड़े आर्थिक अभाव में गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में हमको नए सिरे से बहुत विचार करना होगा। मेरा मानना है कि पराश्रिता और परजीविता से मुक्ति हो जाए और राजनीति से मुक्त होकर के जिस दिन भारत की नई शिक्षा नीति भारत के नए क्षितिज पर लागू होगी, एक बहुत बड़ा प्रयास है, यह सफल होगा, जिसमें मैं अपना 2 शब्द दूंगा कि 5A हमारा अज्ञानता, अविद्या, अंधकार, अभाव और अवज्ञा का अंत होगा सज्जनों। और नई शिक्षा नीति के लिए मैं एक फार्मूला अपना देता हूं, आपके सम्मुख भी प्रस्तुत कर रहा हूं कि नई शिक्षा नीति का जो हमारा सहायक जो उपकरण होगा वह स्वदेशी हो, स्वावलंबन हो, स्वबोध हो, स्वज्ञान हो, स्वरोजगार हो, स्वस्वास्थ्य हो और सतत विकास हो। क्यों? अगर ऐसे आधार पर आप सतत विकास करेंगे और इस आधार पर आप इसको आधार की भावभूमि मान करके नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे तो 7 या 7 फायदे आपको अवश्य मिलेंगे। पहला है समृद्ध सद्भावना, सत्प्रवृत्ति, संस्कार, सच्चरित और समावेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। बहुत अगर कहीं से मुझसे किसी कारण किसी को थोड़ा सा भी मानसिक क्लेश पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। समस्त आयोजकों, प्रायोजकों और पार्टिसिपेंट के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। भाई साहब को मैं भी सुनना चाहता हूं। धन्यवाद।